हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से रीजनिंग के सेशन को बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 123 रहने वाला है। और साथियों, यदि आपने पिछले 122 पार्ट यानी 122 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट्स को भी जाकर के देखिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो निरंतर आपके प्रैक्टिस सेट में चल रहे हैं, तो पिछले पार्ट्स भी इम्पोर्टेंट हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें आज की इस क्लास की, तो आज हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से रीजनिंग को सॉल्व करेंगे। और आज की इस क्लास में 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम में निरंतर प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, तो अगर बात करें कुछ प्रश्नों की, तो आपके सामने इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, कहा है आलस्य, चिंता और शक्ति। इनमें से दोस्तों हमें बताना है, ये एक दोस्तों बेन आरेख से संबंध जो शब्दावलियां दे रखी हैं, इनमें बताना है कि आलस्य, चिंता और शक्ति के बीच में कौन सा बेन आरेख बनेगा। इसके अतिरिक्त हम प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 एक लुप्त संख्या का शानदार सा क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों आप अगर गौर से देखेंगे तीसरी वाली आकृति को, तो यहाँ पर एक मिसिंग टर्म दे रखा है। यहाँ पर आपको एक लुप्त नंबर दे रखा है, इसके बारे में हमें बताना है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को, तो इसमें कहा है कि निम्नलिखित आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब बताओ। तो ये जो एक आकृति दे रखी है, इसमें हमें सही दर्पण प्रतिबिंब के बारे में ज्ञात करना है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की। यदि साथियों आप इनमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी रीजनिंग पूछा जाता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, अग्निवीर, क्लर्क, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, मध्य प्रदेश पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एस सी पैट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पैट तथा यूपी टेट, ये जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं साथियों, आप इनमें से यदि किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इन एग्जाम्स के लिए ये रीजनिंग की क्लास इंपॉर्टेंट क्लास साबित होने वाली है। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। देखिए, एक छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन है जो हर दिन की तरह हम आपको देते हैं। इसमें क्या है, आपको यदि पीडीएफ प्राप्त करना है, अगर आप इस क्लास की दोस्तों पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। तो आप टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम के जैसे ही लिंक को टच करेंगे आपको टेलीग्राम पहुंचा देगा। अगर आपके फ़ोन में टेलीग्राम डाउनलोड नहीं है तो प्ले स्टोर में जाकर के टेलीग्राम को डाउनलोड करके अपना मोबाइल नंबर फिल करके उसको डाउनलोड कर लें। और जैसे ही आप जब टेलीग्राम डाउनलोड हो जाएगा तो लिंक के माध्यम से आप सीधे हमारे ग्रुप में जुड़ जाएंगे। यहाँ पर आपको प्रतिदिन पीडीएफ मिलती है। और साथियों, आप इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट हमसे क्या कर सकते हैं, मैसेज करके अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 1 कहा है, जिस प्रकार जियोलॉजी का संबंध चट्टानों से है उसी प्रकार साइटोलॉजी का संबंध किससे होगा। देखिए, ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमसे दोस्तों पूछा गया है, हमसे कहा गया है जियोलॉजी के बारे में। किसके बारे में? तो आप कहेंगे सर जियोलॉजी, जियोलॉजी होता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये किस प्रकार से चट्टानों से संबंधित है, हमें ये बताना है। तो जियोलॉजी चट्टानों से कैसे संबंधित है? देखिए, जियो, यहाँ पर जियो का अर्थ होता है दोस्तों क्या, पृथ्वी। और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, यानी कि जियो भूगर्भ विज्ञान और लॉजी का मतलब होता है आपका अध्ययन। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। तो जियोलॉजी में दोस्तों हम क्या करते हैं, भूगर्भ विज्ञान का अध्ययन करते हैं। और भूगर्भ विज्ञान में ही आपका चट्टानें आती हैं। तो भू यानी कि पृथ्वी है, पृथ्वी का अध्ययन करेंगे तो पृथ्वी पर ही चट्टानें स्थित होती हैं। तो हम कहेंगे कि जियोलॉजी के अंतर्गत हम सर चट्टानों का अध्ययन करते हैं। और जब चट्टानों का अध्ययन करते हैं तो बताना है कि साइटोलॉजी के अंतर्गत, साइटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा कोशिका। क्या बन जाएगा? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, कोशिका को हम क्या कहते हैं, सेल के नाम से जानते हैं। और सेल को ही हमने बनाया है साइटोलॉजी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है कोशिकाएं। साइटोलॉजी के अंतर्गत हम कोशिकाओं का अध्ययन करेंगे। बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमें दे रखा है कि यदि भाग का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ भाग है और प्लस का अर्थ गुणा हो, तो इस समीकरण का सही उत्तर क्या होगा, हमें यह बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो इस समीकरण को हम बिना किसी प्रतीक के लिख लेते हैं। जैसे कि 49, 49 के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे 49, 49 के बाद में 2 दे रखा है, 2 के बाद में 7 है, 7 के बाद में दोस्तों 11 है और 11 के बाद में 4 है।
तो बराबर में हमें ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। अब देखिए अगर बात करें इनके प्रतीकों की, तो पहला ही प्रतीक प्लस दे रखा है और हमने बताया कि जो प्लस है इसका अर्थ दोस्तों गुणा है, तो पहले स्थान पर गुणा रख देंगे। और दोस्तों आगे देखेंगे तो माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, डिवाइड है, मतलब भाग दे रखा है, तो भाग रख देंगे। उसके बाद आप कहेंगे जहां पर डिवाइड है उसके स्थान पर हम सर प्लस रख देंगे और जहां पर गुणा है उसके स्थान पर दोस्तों माइनस रख देंगे। तो इस तरह से अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब आप इसको अच्छे से समझिए, यहाँ पर करेंगे 49, मल्टीप्लाई करेंगे 2 और भाग लगाना है 7 से, प्लस में दोस्तों 11 करना है और माइनस में 4 करना है। जब आप 7 से काटेंगे 7 सते कितना हो जा 7 सते आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 49 हो जाएगा, 7 बार कटेगा और इसी 7 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 14 होगा। और दोस्तों इसमें हम करेंगे +11 और -4, तो चाहो तो आप पहले माइनस कर दो, लेकिन कायदे अनुसार जब बोर्ड मास का प्रयोग करते हैं तो पहले जोड़ा जाता है। 14 11 हो जाएगा हमारा 25 और 25 में से 4 चला जाएगा तो दोस्तों 21 बचेगा। क्या बचेगा, 21 बचेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 21 इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न भी एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ब्लड रिलेशन का। इसमें साथियों हमें बताना है, कहा है संदीप का एक भाई है जिसका नाम अंकुर है। संदीप किशन का बेटा है, बलजोर किशन के पिता हैं। अंकुर बलजोर से कैसे संबंधित है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो सबसे पहले कहा है संदीप का एक भाई है जिसका नाम अंकुर है। तो सबसे पहले मैं यहां पर रखूंगा संदीप को। किसको रखूंगा, आप कहेंगे सर सबसे पहले मैं रख देता हूं संदीप नाम के लड़के को, और लड़का है तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। और इसी का एक भाई है, अगर भाई है और नाम भी बताया है कि सर इसका भाई है उसका नाम अंकुर है, तो अंकुर भी एक लड़का है, तो इसके लिए भी हम प्लस का यूज करेंगे। आगे की लाइन में कहेंगे तो लिखा है संदीप किशन का बेटा है। तो जो संदीप है वो बेटा किसका है, आप कहेंगे सर किशन का। तो संदीप के पिताजी बनेंगे तो किशन ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से किशन ऊपर आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, किशन का बेटा संदीप हो जाएगा। आगे का है बलजोर किशन के पिता हैं। अब किशन के पिता कैसे बनेंगे, तो किशन के ही ऊपर एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम होगा बलजोर। क्या नाम होगा प्यारे दोस्तों, बलजोर नाम होगा। और इसी बलजोर के जो पिता होंगे वो ये जो बलजोर होंगे वो किशन के पिता हो जाएंगे। आगे कहा है अंकुर बलजोर से कैसे संबंधित है। देखिए अंकुर की हमने कहीं पर बात की थी, अंकुर की बात की थी संदीप के भाई के रूप में। ये रहा संदीप और ये रहा इसका भाई। कहा है अंकुर बलजोर से कैसे संबंधित है। दोस्तों से किसके साथ लगा है, से लगा है बलजोर के साथ। और बलजोर क्या कहेगा, बलजोर कहेगा प्यारे दोस्तों ये मेरा बेटा है और मेरे बेटे का जो बेटा बनेगा, क्योंकि इस किशन के 2 बेटे हैं, एक संदीप एक अंकुर, क्योंकि संदीप अंकुर भाई हैं और संदीप के पिता किशन है, तो संदीप और अंकुर क्या हो जाएंगे, किशन के बेटे हो जाएंगे। तो बलजोर कहेगा कि किशन मेरा बेटा है और मेरे बेटे का जो मेरा बेटा होगा वो मेरा बनता है दोस्तों पोता। याद रखेंगे ये आपका सही उत्तर पोता हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें हमसे कहा है निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, एक अलग है, उस अलग शब्द को चुनें। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है, मिमियाहट, टर्राना, भौंकना और लावा। तो आप इसको जैसे ही प्रश्न को देखेंगे तो आप इसका सही उत्तर बता देंगे, क्योंकि मिमियाहट एक प्रकार की क्या है, आप कहेंगे सर आवाज है। मिमियाहट एक प्रकार की आवाज है जो बकरियां करती हैं। टर्राना भी एक प्रकार की आवाज है। टर्राना भी प्यारे दोस्तों एक प्रकार की आवाज है जो बरसात के मौसम में मेढक बोलते हैं। और भौंकना एक प्रकार की आवाज है। भौंकना एक प्रकार की आवाज है और ये कुत्तों के द्वारा की जाती है, ठीक है, ये भी आवाज है। और लावा को देखेंगे तो ये पृथ्वी से निकलने वाला प्यारे दोस्तों एक पदार्थ है। लावा क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 4 इसका विषम उत्तर है, यानी कि भिन्न उत्तर है। तो वही तो पूछा है, उस अलग शब्द को चुने, तो अलग शब्द ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं आज के 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैलेंडर का। इसमें कहा यदि 12 फरवरी 2011 को शनिवार था तो 13 फरवरी 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों अगर बात करें इस प्रश्न की तो सबसे पहले बताया है 12 फरवरी, तो हम लिखेंगे सर 12 फरवरी। 12 फरवरी को बताया है हमसे और समय दिया गया है 2011। समय 2011 1 मिनट। समय दोस्तों 2011 और दिन कौन सा है, तो आप कहेंगे इस दिन बताया गया है शनिवार। इस दिन दोस्तों शनिवार बताया गया है, ठीक है, शनिवार बता दिया। अब देखिए हमें बताना क्या है, हमें तारीख बतानी है दोस्तों 13 फरवरी। 13 फरवरी तो बतानी है, आप कहेंगे सर बिल्कुल 13 फरवरी ही बतानी है। 13 फरवरी बतानी है और समय बताना है 2015 का। बताइए कौन सा दिन हो जाएगा। ऐसा प्रश्न हमने पिछली क्लासेस में करवाया है।
तो आप लोग इसको बता सकते हैं। चलिए जल्दी से इसका उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए मैं अगर बात करूं, इसको लॉजिक सॉल्व करने का एक शानदार शॉर्टकट है। आपको 11 और 15 इनका अंतर ले लेना है, तो 2011 से 2015 तक जाएंगे तो 4 साल का समय लगेगा, ठीक है। और महीना देखेंगे तो सेम फरवरी का महीना है, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा यहाँ पर हो रहा है। एक दिन एक्स्ट्रा हो रहा है क्योंकि 12 तक नहीं जा रहे हैं, 13 फरवरी तक जा रहे हैं। और हमने आपको बताया था प्यारे दोस्तों, जो 365 दिन होते हैं, हमेशा बताते हैं, इस बार भी बता देंगे, ठीक है। 365 दिन में जब 7 से भाग लगाएंगे तो टोटल विषम दिनों की संख्या 1 आएगी। अर्थात हम दोस्तों कह सकते हैं कि एक वर्ष में एक विषम दिन होता है, ठीक है, याद रखेंगे। यदि वो लीप वर्ष ना हो तो एक वर्ष में एक विषम दिन होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो एक लफड़ा हो गया, क्योंकि 11 और 15 के बीच में ईयर आया है 2012, और 2012 क्या है, एक प्रकार का लीप ईयर है। और लीप ईयर में हमें पता है दोस्तों, जो हमारी फरवरी होती है वो 39 दिन की होती है। कौन? फरवरी, ठीक है, सॉरी 29 दिन की, माफी चाहेंगे, यहाँ पर 39 नहीं होगा, 29 दिन होगा, ठीक है। 29 दिन की हो जाती है फरवरी। तो आप बताइए, फरवरी का एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। और एक दिन प्यारे दोस्तों एक्स्ट्रा हो गया किसका? फरवरी में 12 तक नहीं जा रहे थे, 13 तक जा रहे थे। तो टोटल विषम दिन कितने आएंगे? टोटल विषम दिनों का जो रिमाइंडर बचेगा वो 4 2 6 बचेगा दोस्तों। तो अब हम सीधा सा क्या कर देंगे, इसी शनिवार में 6 जोड़ देंगे। चाहो तो शनिवार में 6 जोड़ दो या फिर 1 घटा दो। 6 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और आपके गुरुवार, शुक्रवार, तो शुक्रवार दिन आ जाएगा सही उत्तर, ठीक है। शनिवार में जब 6 जोड़ेंगे तो शुक्रवार आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से शुक्रवार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, इसको याद रखेंगे। और शुक्रवार हमें कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों आज के 6वें प्रश्न की तरफ। 6वें प्रश्न में हमसे कहा है कि उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान को भरकर श्रेणी को पूरा करेगा। देखिए हमें इस श्रेणी में एक लास्ट पद दे रखा है जो कि एक रिक्त स्थान है। इस रिक्त स्थान पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो ऐसी श्रेणी में आपको क्या करना होता है, ऐसी जब नजदीक नजदीक श्रेणी मिले, जैसे 35 के बाद 52 हुआ है, 52 के बाद दोस्तों आप देखेंगे तो क्या हुआ है, 75 हुआ है, 75 के बाद 110 है, 110 के बाद 51 है, और 51 के बाद क्या होगा ये बताना है। तो ऐसी श्रेणी में आपको याद रखना है, अंतर देख लेना है। हमेशा कोशिश करनी है ऐसी श्रेणी में अंतर देख लिया जाए। तो 35 अगर 52 में प्यारे दोस्तों आप अंतर देखने जाएंगे, 35 और 52, 35 और 20 जोड़ेंगे तो 55 हो जाता है, और 3 घटा देंगे मतलब 20 में से 3 17, तो इसका अंतर बनेगा प्यारे दोस्तों 17 का। किसका बनेगा? आप कहेंगे सर 17 का। और 52 में हमें बताना है 75, इसका अंतर क्या होगा? तो आप कहेंगे 52 और 52 20 72, 52 20 72, 72 3 75, मतलब 23 का अंतर है। यहाँ पर दोस्तों 23 का अंतर है। उसके बाद आगे देखेंगे, आगे आप देखेंगे तो बड़ा सा अंतर 25 10 35 का अंतर दिखाई दे रहा है। कितने का प्यारे दोस्तों? 35 का। उसके बाद आगे देख लेते हैं, आगे देखेंगे अंतर तो हमें पता चलेगा दोस्तों कितने का, 41 का अंतर है। तो अगला अंतर क्या होना चाहिए? देखिए ऐसी श्रृंखला में आपको कोशिश करनी है, ऐसे ही क्या करना है, आपको अंतर देखना है। और अब नीचे का भी अंतर देख लेते हैं, एक लॉजिक बन जाएगा नीचे के अंतर देखने से। 17 में अगर 6 जोड़ दें तो 23 हो जाएगा, और 23 में अगर दोस्तों 12 जोड़ दें, 23 में 12 जोड़ दें तो 35 हो जाएगा, और 35 में फिर से 6 जोड़ दें तो 41 हो जाएगा। तो 6 12, तो अगली बार में 12 ही जुड़ेगा, अगली बार में 12 जुड़ेगा, मतलब 41 में दोस्तों 41 में 12 जोड़ने पर आपका 53 हो जाएगा, 41 में 12 जोड़ने पर आपका 53 हो जाएगा। और 151 में अगर 53 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, मतलब क्वेश्चन मार्क जो रिक्त स्थान दे रखा है इसके स्थान पर 204 इज द राइट आंसर। क्या किसी ऑप्शन में दे रखा है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अंतर नीचे चल रहा था 6 12 6 12, और ऊपर का अंतर हमने देखा ही था, तो नीचे का अंतर हमारा समान था, +6 +12 +6 +12। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 204 सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 भी एक सांकेतिक भाषा का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें दोस्तों हमसे कहा है यदि नीले का अर्थ गुलाबी है, गुलाबी का अर्थ हरा है, हरे का अर्थ पीला है, पीले का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ श्वेत है, तो हल्दी का रंग क्या होगा? देखिए दोस्तों यहां पर हमसे हल्दी का रंग पूछा है। बेसिकली जो हल्दी होती है वो कैसी होती है? आप कहेंगे सर पीली होती है। हल्दी कैसी होती है? पीली होती है। और हल्दी पीली होती है, लेकिन सवाल में दोस्तों हमसे हल्दी को क्या बताया है? जो पीला रंग है, इस पीले रंग का अर्थ जो बताया है प्यारे दोस्तों वो लाल बताया है। क्या बताया है?
पीले का अर्थ लाल है, मतलब हल्दी अगर पीली है तो प्रश्न के अनुसार ये कैसी हो जाएगी, हल्दी का रंग लाल हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है लाल, लाल इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे। आपको दैनिक जीवन में ऐसे प्रश्न नहीं उतारने हैं, वरना आप कहो सर हल्दी तो पीली होती है, आपने लाल बना दी। हमने लाल थोड़ी ना बनाई है, प्रश्न बनाई है भाई, ठीक है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां प्रश्न एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको MCQ लगाओ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 2-4 स्टार 5 लगा लो इसके साथ, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस प्रश्न की, तो इसमें हमसे कहा है कथन 2 दे रखे हैं, कुछ मिर्च आलू हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम बनाएंगे कुछ मिर्च। कुछ मिर्च मतलब यहां पर अगर मैं लिख दूं इस तरह से M4 अगर मिर्च बना दूं, अगर M4 मिर्च बना दूं तो कुछ मिर्च क्या हो जाएंगे, कुछ मिर्च आपके आलू हो जाएंगे। तो इस तरह से यहां पर हम कुछ मिर्च को A4 आलू बना लेंगे, मतलब मिर्च और आलू का इतना इतना सा पार्ट क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। आगे कहा है दोस्तों कुछ आलू प्याज हैं। अभी देखिए, अभी कहा था कुछ मिर्च आलू हैं, अब कह रहा है कुछ आलू प्याज हैं। तो कुछ आलू का पार्ट, ये इतना इतना सा जो पार्ट होगा ये कॉमन हो जाएगा आलू और प्याज में। तो प्याज में ओनियन नहीं लिखेंगे, पी लिखेंगे, क्योंकि सभी के पहले अक्षर लिखे हैं। M4 मिर्च, A4 आलू, P4 प्याज, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। तो इस तरह का आरेख हमारे सामने बनेगा। अब निष्कर्ष को पढ़िए, अब आप निष्कर्ष को पढ़िए एक साथ। निष्कर्ष में कहा है कि कुछ प्याज मिर्च हैं, कुछ प्याज, ये रहे प्याज और ये रहे मिर्च, क्या इनका संबंध बन रहा है। आप कहेंगे सर हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, ऐसा क्यों। मैं अगर कहूं, अगर मैं इसको ऐसा बना दूं, गौर से समझना है, मैं कहूं कुछ मिर्च आलू हैं, दो कथन, दो इसके आरेख बनेंगे, कुछ मिर्च आलू हो गए। उसके बाद मैं कह दूं कुछ आलू क्या हैं, कुछ आलू आपके प्याज हैं, कुछ आलू प्याज। देखिए कुछ मिर्च क्या थे, आलू थे, और कुछ आलू क्या हो गए, प्याज हो गए। तो इस तरह से दो आरेख बन जाएंगे। मतलब निश्चित तौर पर हम नहीं कह सकते हैं, निश्चित तौर पर नहीं कह सकते हैं निष्कर्ष नंबर 1 में कुछ प्याज मिर्च होंगे अथवा नहीं होंगे, मतलब निश्चित तौर पर नहीं कह सकते हैं, तो ये गलत है, गौर से याद रखना है। आगे कहा है कुछ प्याज आलू हैं, कुछ प्याज, कुछ प्याज कहाँ पर हैं, आप कहेंगे ये रहे प्याज और ये रहे आलू, जी हाँ, इनका तो संबंध ये बन रहा है। तो आप कहेंगे ये वाला सही है, क्योंकि ये संबंध बन रहा है, कुछ आलू प्याज हैं तो कुछ प्याज आलू हो जाएंगे। अब देखिए निष्कर्ष नंबर 3 को पढ़िए। निष्कर्ष नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, कहा कोई भी प्याज मिर्च नहीं है। कोई भी प्याज, ये रहा प्याज, ये रहा मिर्च, तो कोई भी प्याज मिर्च नहीं है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हमने आरेख बताया था आपको इस तरह का, एक मिर्च का, आलू का और प्याज का। मतलब यहां पर मैंने मिर्च को बनाया था, यहां पर आलू को बनाया था, यहां पर प्याज बनाया था। अब कह रहा है कोई भी प्याज मिर्च नहीं है, लेकिन आप देखेंगे ये मिर्च और ये प्याज, ये M4 मिर्च और ये P4 प्याज कॉमन आ रहा है, लेकिन यहां पर कॉमन नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि ये सही है या गलत है, तो हम कहेंगे ये भी गलत है। हमेशा से याद रखेंगे ये भी गलत है। लेकिन आपको एक बात यहां पर याद रखनी है, जब भी कुछ आए और एक निष्कर्ष में क्या आए, कुछ आए और अगले निष्कर्ष में आ जाए कोई भी नहीं, गौर से याद रखना है। बात क्या याद रखनी है आपको, इतनी सी बात याद रखनी है, जब एक साथ दो एक जैसे शब्द हों, जैसे जैसे प्याज और मिर्च ये दे रखे हैं और प्याज और मिर्च ये दे रखे हैं, तो इस तरह से, तो इनमें एक कॉमन नंबर देखना है। जब भी इन दोनों के समान नंबर में एक तरफ कुछ दे दे और एक तरफ दे कोई भी नहीं, तो ऐसी स्थिति में एक निष्कर्ष निकलता है, या तो आप कह सकते हैं ऊपर वाला गलत है, या तो आप कह सकते हैं नीचे वाला गलत है। तो इसमें एक गलत बता सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप यहां पर तो दोनों गलत बता रहे हैं। तो कोई भी नहीं और कुछ में हमेशा या तो आइदर और का संबंध बनेगा, या तो एक सही है या तो 3 सही है। तो देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर 1 में निष्कर्ष 1 या तो 3 एक अनुसरण करता है, और निष्कर्ष नंबर 2 तो हमारा सही आ रहा है। तो इस तरह से हम कहेंगे जो ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों 1 है, जो ऑप्शन नंबर 1 है इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। जो विद्यार्थी पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा स्पेशल कि आप लोग एक बार फिर से 2-3 मिनट पीछे जाइए और इसको 2-3 बार क्वेश्चन को देखिए। ये हर किसी के बस का क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। ये ऐसे प्रश्न ज्यादातर यूपी पुलिस, यूपीएसआई और यूपीपीएससी वाले एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको 1 से 2 बार दोबारा रिवर्स करके जरूर देखिए। चलिए बढ़ते हैं आज के 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9वां नंबर क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। इसमें दोस्तों कहा निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करो, और हमने बताया है कि लुप्त संख्या तीसरी वाली आकृति में दे रखी है, किस तरह से आएगी। तो चलिए इसके सीधे लॉजिक की बात करते हैं, कौन सा लॉजिक लग रहा है। इसका जो लॉजिक है दोस्तों इस तरह का लॉजिक है, इस तरह का याद रखेंगे। ये 48 और 8 का संबंध है, 42 और 14 का संबंध है। कैसे है तो याद रखेंगे, यहां पर मैं रखूंगा 42,
पहले इस तरह से, इसको पहला बताऊंगा, इसको दूसरा बताऊंगा, ठीक है, इस तरह से। एक मिनट, यहाँ पर हमने पहला बता दिया है, तो यहाँ पर हम इसको दूसरा बता देंगे। तो 42 में बटे में कर दूंगा 14, और इस तरह से इसको डिब्बे में बंद कर लूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर 48 और बटे में 8, मतलब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो आप जब इसको काटेंगे, आप इसके लॉजिक के अनुसार जब काटेंगे तो 14 त्रिका के 42 और मल्टीप्लाई आएगा 8 छंगे 48, मतलब 6 तिया, 6 तिया कितना हो जाएगा 18। देखिए यही 18 तो बीच में दे रखा है। आप कहेंगे बिल्कुल सर दे रखा है। अब आगे इसी लॉजिक की बात करते हैं दूसरे वाले में। ये तो पहला नंबर था, ये तो हमारा पहला नंबर था। अब ये रहा दूसरा नंबर का, इसमें भी चेक कर लेते हैं क्या ये सही चल रहा है। मतलब एक नंबर यहाँ पर देंगे और दूसरा नंबर हम यहाँ पर देंगे, इनका बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से 45 में भाग देना है 9 से, 45 में भाग देना है 9 से, मल्टीप्लाई कर देना है 63 में भाग देना है 21 से, इस तरह से। तो अब आप अच्छे से समझिए। तो इसको अब हम काटेंगे, जब इसको काटेंगे तो 9 पना 45, 5 आ जाएगा, 21 त्रिया 63, मतलब 5 गुणा 3, 5 गुणा 3 कितना होता है सर 15 होता है। देखिए यही 15 बीच में दे रखा है, ये दे रखा है अच्छा सा 15। तो अब इस लॉजिक का प्रयोग कर देंगे। देखिए अगर 56 में 8 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 सत्ते 56, 7 आ जाएगा। और 17 में अगर हम भाग देंगे 54 से तो 17 तिया 51। यहाँ पर यार मिस टाइपिंग हो गई है, यहाँ पर मिस टाइपिंग हो गई है, इसको आप लोग 51 कर लीजिए, ठीक है। 17 त्रिया का 51, यहाँ पर मिस टाइपिंग है, माफी चाहेंगे, ठीक है। 17 तिया 51 और 7 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, 7 तिया का 21 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया था। इस मिस टाइपिंग के साथ इसको सुधार लेंगे आप लोग, ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास 10वें नंबर का प्रश्न। 10वें नंबर के प्रश्न में कहा है उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों को तार्किक तथा अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्था को इंगित करता है। इन शब्दों की जो तार्किक अर्थपूर्ण व्यवस्था है उसकी ओर जो विकल्प इंगित करेगा वही हमारा सही विकल्प होगा। देखिए अगर बात करें इस प्रश्न की तो यहां पर आपको 5 पद दिए गए हैं। एक में आपको हरिपद है, एक में भारत है, एक में दक्षिण पूर्व एशिया है, एक में केरल है और एक में एशिया है। तो देखिए ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके सामने जब आ जाएं तो आपको जब समझ में ना आ रहा हो मैं किससे शुरुआत करूं, तो सबसे पहले आपको ऑप्शन की तरफ देखना है। जब ऑप्शन देखेंगे तो 3 से शुरुआत हो रही है, यहां पर 5 से, यहां पर 5 से, यहां पर 5 से, मतलब या तो ऑप्शन 3 से शुरुआत होनी चाहिए या तो फिर 5 से शुरुआत होनी चाहिए। आप कहेंगे सर हमको क्लू मिल गया है, हम किससे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर 3 नंबर में देखेंगे तो कहा है दक्षिण पूर्व एशिया और 5 नंबर में देखेंगे तो कहा है एशिया। तो आप बताइए दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत एशिया आएगा या फिर एशिया के अंतर्गत एक हिस्सा आएगा जिसका नाम होगा दक्षिण पूर्व एशिया। तो आप कहेंगे बेसिकली जो एशिया होगा उसी का एक हिस्सा होगा जिसका नाम होगा दक्षिण पूर्व एशिया। मतलब विकल्प नंबर 5 से यहां पर शुरुआत होनी चाहिए और एशिया पहले स्थान पर आएगा, ठीक है। एशिया पहले स्थान पर आएगा तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। उसके बाद देखिए, उसके बाद एशिया का ही एक हिस्सा है जिसका नाम है दक्षिण पूर्व एशिया। तो आप कहेंगे 5 के बाद सर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा जिसमें हमारा दक्षिण पूर्व एशिया दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा, दक्षिण पूर्व एशिया। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे 5 के बाद 3 आना चाहिए, तो ये 2 नंबर का ऑप्शन भी गलत हो गया। इसके बाद देखिए दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत क्या है, भारत है, केरल है या हरिपद है। तो आप कहेंगे दक्षिण पूर्व एशिया का हिस्सा है हमारा प्यारा भारत, तो 3 के बाद क्या 2 आना चाहिए। तो दोस्तों आपका भारत यहां पर आ जाएगा, ठीक है, भारत आ जाएगा। तो 3 के बाद 2 किस ऑप्शन में दे रखा है, 3 के बाद 2 ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद भारत के अंतर्गत दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, 4 नंबर विकल्प में दे रखा है केरल, और केरल के अंतर्गत एक स्थान है जिसका नाम है दोस्तों हरिपद। तो 5वें स्थान पर केरल के अंतर्गत जो स्थान है उसका नाम क्या है, उसका नाम है दोस्तों हरिपद। तो इस तरह से याद रखेंगे, हरिपद आपका सबसे अंत में आएगा। तो क्या होगा, हरिपद मतलब पहले नंबर वाला, पहले नंबर में ही तो हरिपद दे रखा था, तो ये अंत में आएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा है एक ही पासे की 3 भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं, ए अक्षर वाले फलक के विपरीत में कौन सा अक्षर होगा। देखिए मैं इसको आपको एक ट्रिक से सॉल्व करवाऊंगा। इसमें दोस्तों आपको एक ट्रिक से सॉल्व करवाऊंगा, मात्र 2 सेकंड में उत्तर ला सकते हैं। एक बात याद रखनी है, पहली बात समझिए उसके बाद 2 सेकंड लगाइए। मैं पता चलूं मैं आपको बात समझा रहा हूं और आप सोचोगे 2 सेकंड में तो इन्होंने पूरी बात के खींच के कर दी 2 मिनट की, ठीक है। पहले आप बात समझिए, उसके बाद आप कहेंगे सर 2 सेकंड में उत्तर इसका आएगा। कैसे आएगा, मैंने आपको पासे की एक बात बताई थी
एक बात याद रखनी है पासे की, ना तो एक साथ याद रखेंगे। जो विपरीत सतह होती हैं, जो दोस्तों विपरीत फलक होते हैं, वो ना तो एक साथ छिप सकते हैं, विपरीत सतह एक साथ छिपेंगे नहीं, मतलब क्रॉस। और दोस्तों एक बात और याद रखनी है, विपरीत सतह जो विपरीत होगा वो एक साथ क्या होगा, दिखेगा नहीं। तो ये भी याद रखना है। तो एक साथ ना तो विपरीत दिखना चाहिए, ठीक है, ये गलत हो जाएगा अगर दिख गया, और एक साथ छिप गया तो गलत हो गया। मतलब अब एक के साथ साथ जो भी नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं, जो भी अक्षर हमें दिखाई दे रहे हैं, वो गलत हैं। मतलब एक के साथ हमें क्या दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है, गलत है। एफ दिखाई दे रहा है, मतलब गलत है, एफ कभी भी नहीं होगा। उसके बाद ए के साथ क्या, डी दिखाई दे रहा है, ये भी गलत है। एफ दिखाई दे रहा है, ये भी गलत है, ये भी अपोजिट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बताया एक साथ दो फलक ना तो कभी छिप सकते हैं और ना ही एक साथ दिख सकते हैं, जब विपरीत फलक हो। और विपरीत से तो पूछा है हमसे, तो ई भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन की तरफ देखिए, ऑप्शन में अगर देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर 1 में बी दे रखा है, अभी हाल हमने काटा था, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई लास्ट वाले में हमने काटा था, क्योंकि ए के साथ था और ए के साथ विपरीत कभी दिखता नहीं है, तो ये भी गलत है। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी को दूसरे वाले पासे में हमने काटा था। अब देखिए एकमात्र ऑप्शन 2 सेकंड का क्वेश्चन था, आपको चेक ही तो करना था। ए के साथ साथ कौन कौन दिखाई दे रहा है, वो आपका गलत हो जाएगा। ए के साथ जो फलक दिखाई दे रहे हैं, जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं, जो नहीं दिखाई दे रहे हैं, वही सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 12वें नंबर का प्रश्न। 12वें नंबर के प्रश्न में हमसे कहा है, दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें यदि आकृति की दाईं ओर रखा हो। यदि जो दर्पण है वो आकृति की दाईं ओर रखा हो, मतलब ये हमें एक दर्पण सा जो प्रतीक दिखाई दे रहा है, ये रखा है, और इसी में तो हमें बताना है जो क्या होगा, यहाँ पर जो हमारी आकृति होगी इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो दोस्तों एक बात याद रखनी है, जो दर्पण प्रतिबिंब होता है इसमें लेफ्ट और राइट आपस में चेंज हो जाते हैं। मतलब अगर लेफ्ट है तो आगे आगे चल करके राइट बन जाएगा, अगर राइट है तो आगे चल करके क्या हो जाएगा, लेफ्ट बन जाएगा। ये होती है दर्पण प्रतिबिंब की कंडीशन। तो देखिए मैं अगर बात करूं इस कॉर्नर की, तो जब इसके बाहर ये झंडा जाएगा तो आप कहेंगे झंडा कुछ इस तरह से दिखेगा। एक मिनट थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं इसकी एक ड्राइंग करके दिखाता हूँ। कुछ झंडा इसी तरीके का तो दिखेगा, आप कहेंगे बिल्कुल सर, ठीक है, आपका झंडा कुछ इसी तरीके का दिखेगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह से, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा समय दीजिए यार, ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये झंडा हमारा बन गया है, कुछ हमने उसी तरह का बनाने का प्रयास किया है। इसके बाद दोस्तों एक बात याद रखनी है, जो नीचे की तरफ होगी वो हमने कहा है ये नहीं बदलती हैं, इनमें केवल लेफ्ट और राइट बदलते हैं, क्योंकि ये आपकी दिशा इस साइड थी तो ये अब की बार में इस साइड हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से लेफ्ट और राइट हमारे बदल जाएंगे, जबकि ये जो ड्राइंग यहाँ पर दे रखी थी, ये ड्राइंग कभी भी नहीं बदलेगी। तो ये ड्राइंग नहीं बदलेगी, मतलब यहाँ तक ये ड्राइंग आएगी और आगे हमारी ये इस तरह की आकृति है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें ऊपर की ओर ड्राइंग है, तो ये गलत है। और उसके बाद एक आपको ये डैश दे रखा है कोष्टक में अलग अलग, मतलब किसी भी कॉर्नर को टच नहीं कर रहा है। तो देखिए इसमें टच कर रहा था, ये तो हमने गलत कर ही दिया है, और इसमें भी टच कर रहा है तो ये भी गलत है, और इसमें भी वही ड्राइंग टच कर रही है, ये डैश वाली, ये डैश यहाँ पर 4 नंबर में टच कर रही है, तो ये भी गलत है। अब बचा हमारे पास केवल और केवल 2 नंबर का ऑप्शन, तो 2 नंबर का ऑप्शन ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न 13वें नंबर प्रश्न की तरफ। 13वें नंबर प्रश्न में हमसे कहा है, उस बेन आरेख को चयन करें निम्नलिखित वर्गों के बीच में सही संबंध दर्शाता है। तो दोस्तों इसमें हमें बताना है आलस्य, चिंता और शक्ति, इनमें कौन सा बेन आरेख बनेगा। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसको हम सीधा सा सॉल्व करते हैं। एक आपका आरेख आएगा आलस्य के लिए, एक आरेख आएगा आपका चिंता के लिए, और एक आरेख आएगा आपका किसका, शक्ति के लिए। तो एक आपकी पावर को दर्शाएगा, एक आपकी चिंता को दर्शाएगा, एक आपके आलस्य को दर्शाएगा, इसको याद रखेंगे। तो तीनों के तीनों अलग अलग आरेख बनेंगे, मतलब तीनों के तीनों अलग सर्कल ऑप्शन नंबर 3 में दे रखे हैं, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इस प्रश्न में दोस्तों हमसे पूछा है, निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिभुज स्थित हैं। यहां पर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल बताने हैं दोस्तों। तो इस आकृति को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे और इसमें इस लॉजिक का प्रयोग करेंगे। हमेशा बताया है जब भी ट्राइंगल पूछे तो आप लोग इसी लॉजिक का प्रयोग करना है आपको भी। तो 1 और 2 बराबर में 3 कैसे आया है उसको समझाते हैं, यदि आप नए स्टूडेंट हैं, अगर हमें देख रहे हैं तो देखिए पहला त्रिभुज हमारा यहां पर बना था, ग्रीन सर्कल जहां पर मेरा ग्रीन पेन चलेगा उसको आपको देखना है। पहला हमारा ये सर्कल बना था, सॉरी पहला ये ट्राइंगल बना था, दूसरा वाला ट्राइंगल इस तरफ बना था और दोनों से मिलकर के एक तीसरा बना था, तभी हमने नंबर दिया था 1 2 और दोनों को आपस में जोड़ दिया तो 3 हमारे टोटल हमें ट्राइंगल पता चले थे। तो इसी लॉजिक का अब हम प्रयोग करेंगे, गौर से समझना है। ऐसी ही आकृति, ये जो आकृति मैं बना रहा हूं ये वाली, ये आकृति आपको दे रखी है,
आपको केवल नजर घुमानी है। कहां पर? इस आकृति को उन्होंने पलट दिया है, ऐसे करके पलट दिया है। जो एग्जामिनर है उसने इस बार में इस आकृति को क्या कर दिया है? पलट दिया है। तो हमें पलटी हुई आकृति में बताने हैं कितने त्रिभुज हैं। कहां पर पलटी गई है? गौर से समझना है, ये पलटी गई है, ये आकृति पलटी गई है और एक ही बिंदु से कई रेखाएं जा रही हैं। जब एक ही बिंदु से कई रेखाएं जाती हैं और आधार उनका समान होता है तो हमेशा नंबर देके हम क्या कर लेते हैं? टोटल जोड़ लेते हैं। तो अब देखिए, गौर से समझना है, आपको मैं कलर चेंज कर लेता हूं। यहां पर सबसे पहले आपको ये याद रखनी है, ये वाली लाइन। कौन सी? ये वाली लाइन। तो इसमें दोस्तों हम इस तरह से बनाएंगे और टोटल नाम दे देंगे 1, 2 और 3। टोटल कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3 मिलकर के 6 बनाएंगे। सीधा सा अभी हमने समझाया था कैसे आया था, वो हमने समझा दिया है। उसके बाद अब अलग अलग काउंट कर लेते हैं। तो 6 हो गए हमारे, तो 7वें नंबर का यहाँ पर हो जाएगा, 8वें नंबर का यहाँ पर हो जाएगा, 9वें नंबर का यहाँ पर हो जाएगा, 10वां हमारा यहाँ पर हो जाएगा, 11वां यहाँ पर, 12वां यहाँ पर, 13वां यहाँ पर और 14वां यहाँ पर। टोटल कितने ट्रायंगल हो गए? सर 14 ट्रायंगल हो गए। इसके बाद क्या और कोई ट्रायंगल है? बिल्कुल है। कौन कौन से? अब देखिए, मैं कौन कौन से आपको ट्रायंगल गिनवाता हूं, उन पर आपको नजर रखनी है। इन्हीं ट्रायंगल पर आपको नजर रखनी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, यहां से हम इसको ब्लू पेन को चलाएंगे और ऐसे ले जाएंगे तो एक ट्रायंगल हमें यहां से पता चलेगा। उसके बाद इसी ब्लू पेन को हम नीचे लाएंगे और नीचे से इस आधार से होते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इस तरह का एक ट्रायंगल हमें ये भी पता चलेगा। तो दोस्तों, एक कॉर्नर से ये पता चल गया। तो आप कहेंगे सर हमें 2 ट्रायंगल पता चले हैं, इनको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, इनको हम यहाँ से हटा देते हैं, वो आकृति एज इट इज रहने देंगे। तो 2 ट्रायंगल हमें ये पता चल गए। ठीक है, तो 2 हम 14 में प्लस कर देंगे यहाँ पर। अब फिर से कलर चेंज कर लेते हैं। फिर से कलर चेंज करेंगे तो अब आपको याद रखना है कौन कौन से ट्रायंगल हैं। एक बार से रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं। रेड कलर का इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ से देखिए, इस बिंदु से मैं नीचे की ओर आऊँगा, नीचे की ओर आऊँगा तो सबसे बड़ा वाला एक ट्रायंगल मिलेगा। ठीक है, सबसे बड़ा वाला मिलेगा ना आपको। तो मैंने सबसे बड़ा काउंट कर लिया है, तो यहाँ पर +1 रख दूंगा। उसके बाद दोस्तों कलर चेंज करते हैं, फिर से कलर चेंज करते हैं। अब की बार में ग्रीन कलर लेते हैं। तो दोस्तों अब की बार मैं इस बिंदु से आऊँगा, पहले सबसे ऊपर वाले बिंदु से था, अब की बार दोस्तों इस वाले बिंदु से आऊँगा और इन 2 बिंदुओं से चलूंगा। तो पहली बार में ये बिंदु से हमारा ये वाला ट्रायंगल बनेगा, ये वाला, गौर से समझना है, इसी बिंदु से ये वाला ट्रायंगल बनेगा। 1 मिनट, फिर से बनाते हैं अच्छे से। यहाँ पर ये ट्रायंगल बन जाएगा एक, और दूसरी तरफ ये ट्रायंगल हमारा इसी बिंदु से बन जाएगा। मतलब 2 बिंदु थे तो 2 ट्रायंगल हमें और पता चल गए। उसके बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, एक बार फिर से कलर को चेंज करेंगे। कलर को एक बार फिर से चेंज करेंगे। अब की बार में कलर कुछ अलग लेते हैं, बिल्कुल डार्क सा। ठीक है, डार्क जैसा कलर लेंगे और दोस्तों इसी बिंदु से अभी फिर से शुरू करेंगे। इसी बिंदु से, कहां पर? इसी दोनों बिंदुओं से, इन्हीं दोनों बिंदुओं से शुरू करेंगे और कहां पर जाएंगे? आप कहेंगे हल्के नीचे आएंगे, हल्के नीचे आएंगे, हल्के नीचे के बाद फिर यहां पर आएंगे। ठीक है, क्या आपको दिखाई दे रहा है? मैं चलिए पेन का इस्तेमाल दूसरे कलर का करता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे, स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। तो इसी बिंदु से अब मैं जहां पर रेड कलर चला रहा हूं, यहां से आप लोगों को देखना है। तो ये एक ट्रायंगल हमें पता चलेगा ऊपर जाने पर। दूसरी तरफ इसी बिंदु से हमारा एक ट्रायंगल ये पता चलेगा ऊपर जाने पर। तो दोस्तों 2 ट्रायंगल हमें और मिल गए यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए कौन कौन से ट्रायंगल बचे हुए हैं, उनको भी काउंट कर लेते हैं। ठीक है, टोटल कितने ट्रायंगल हो चुके हैं? 14 से 20, 1, 21। अभी 2 ट्रायंगल और मिलेंगे दोस्तों, 2 ट्रायंगल अभी और मिलेंगे। वो कौन कौन से हैं उनको अभी हम अच्छे से देखते हैं। अभी आप दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर जहां पर ये मेरा पेन चल रहा है, यहां पर देखिए, और यहीं से मैं नीचे आऊंगा। अभी मैंने इस आधार से कोई ट्रायंगल काउंट नहीं किया था। जब मैंने रेड कलर लिए थे तो इसके साइड वाले आए थे। कौन से? ये वाले आए थे, दोनों के दोनों। जबकि वो सीधा वाला अभी हमने छोड़ दिया था, तो एक ट्रायंगल हमें ये वाला मिल जाएगा, एक यहां पर मिल जाएगा। और उसके बाद एक और बेस बनाएंगे, एक और बेस बनाएंगे और उस बेस को हम यहां पर बनाएंगे। ठीक है, उस बेस को यहां पर बनाएंगे और इसी बेस से अब हम यहां पर आएंगे ऊपर की ओर। तो एक ट्रायंगल हमें ये भी पता चल जाएगा। तो इस तरह से टोटल 2 ट्रायंगल और मिल गए हैं। तो 2 ट्रायंगल और प्लस कर लेंगे। अब टोटल ऐड करते हैं। टोटल ऐड करेंगे 14, 14 में 2 16, 16 में 1 17, 17 2 19, 19 2 21, 21 2 23। टोटल जो ट्रायंगलों की संख्या मिलेगी, टोटल त्रिभुजों की संख्या मिलेगी, वो यहाँ पर 23 मिलेगी। और दोस्तों मैंने आपको एक एक करके त्रिभुज गिनाए हैं, आप चाहो तो दोबारा से काउंट कर लेना। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। 23 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न, 15वें नंबर का। कहा है रमण का उम्र उसकी पुत्री श्रुति की उम्र से की दोगुनी है। रमण की जो उम्र है उसकी पुत्री श्रुति की उम्र की दोगुनी है। यदि 10 वर्ष पूर्व रमण की उम्र श्रुति की उम्र की कितनी थी? 3 गुनी थी। तो श्रुति की वर्तमान आयु क्या है? यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज से संबंधित प्रश्न आपसे पूछ लेता है। यहां पर आपको मैथ में भी ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा और ऐसा ही प्रश्न आपको रीजनिंग में भी मिल जाता है। तो अब हम रखेंगे रमण को सबसे पहले रमण को रखेंगे और यहां पर एक तरफ रखूंगा मैं श्रुति को।
किसको, यहाँ पर एक तरफ मैं रखूंगा श्रुति को, ठीक है। इस तरह से ये हमारी श्रुति हो जाएंगी और यहाँ पर हमारे क्या हो जाएंगे, रमण जी हो जाएंगे। तो अब लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। कहा है पहली लाइन, रमण की उम्र उसकी पुत्री की उम्र की दोगुनी है। तो रमण की उम्र जो होगी वो 2x हो जाएगी और पुत्री की उम्र x हो जाएगी। हालांकि x से सॉल्व नहीं करना चाहिए, x सवाल हो या जिंदगी हो दोनों में बेवफा होता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहा है रमण की उम्र दोगुनी है अपनी पुत्री से, लेकिन कहा है 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व रमण की जो उम्र थी श्रुति की उम्र की 3 गुनी थी। अगर मैं 10 वर्ष पहले की बात कर लेता हूं, अगर मैं 10 वर्ष पहले की बात कर लेता हूं तो एक तरफ मैं यहां पर अलग से बना देता हूं, एक तरफ रमण, एक मिनट, एक तरफ मैं यहां पर R4 रमण बना दूंगा, एक पर S4 श्रुति बना दूंगा। तो यहां पर देखिए 10 वर्ष पहले जो श्रुति की उम्र थी वो मान लीजिए x थी, ठीक है, x थी, और ये कितनी थी, 3x थी। अगर मैं 10 वर्ष पूर्व की बात करूं तो 10 इसके में जुड़ेगा, 10 इसके में जुड़ेगा, ठीक है, अच्छे से समझना है। 10 श्रुति के में जुड़ेगा, 10 इसके में जुड़ेगा, रमण के में, तभी तो मैं वर्तमान में आ पाऊंगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो वर्तमान में ही तो उसने कहा है कि उसकी उम्र श्रुति की उम्र से दोगुनी है। तो अगर मैं रमण को यहां पर श्रुति की पूछी है तो मैं श्रुति को यदि 8 का रखता हूं, यदि मैं 8 का रखता हूं तो 10 वर्ष पहले तो श्रुति होगी ही नहीं। तो मतलब ये ऑप्शन तो सीधा सा गलत हो गया। उसके बाद मैं अब मानता हूं श्रुति को 20 वर्ष का। मैं अगर आज 20 वर्ष का श्रुति को मान लूं तो रमण कितने का हो जाएगा, 2x है, मतलब 40 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब दोस्तों उसने कहा है 10 वर्ष पूर्व। अब वही लाइन दोबारा से पढ़ते हैं, यहां वाली, ये वाली। कहा 10 वर्ष पूर्व श्रुति कितने की थी, 10 साल की थी, रमण कितने का था, 30 साल का था। और वही तो कहा था दोस्तों कि श्रुति की उम्र से रमण कितना था, 3 गुना था, 10 या 30, तभी तो हो जाएगा। तो इस तरह से जो श्रुति की वर्तमान आयु आएगी वो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 के अनुसार 20 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 में 20 दे रखा है, इसका सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों, आज के अंतिम प्रश्न खत्म हो चुके हैं। आज की क्लास में अलविदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखना दोस्तों। यदि क्लास पसंद आई है तो एक बार से लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर कर दीजिए, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, संकोच कर रहे हैं, तो अब अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।